तो हेलो एवरीवन, आप सबको वेलकम है मेरे चैनल आईपी एड्यू फोकस क्लासेस में। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने एक आरसीसी आईएस कोड 456 2000 की कंप्लीट सीरीज लॉन्च की है। हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 कवर कर लिया है इस सीरीज का। और आज हम कवर करेंगे इस सीरीज का पार्ट 5। तो इस सीरीज में अभी जो हमने पिछला जो पार्ट 4 किया है उसमें हमने कवर किए थे पेज 18 से लेके पेज 21 तक आईएस कोड का। ठीक है, तो आज हम कवर करेंगे पेज 22, पेज 23, पेज 24 और पेज 25 हमारे आईएस कोड का। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है स्टैंडर्ड डिविएशन की कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज और कौन कौन सी वैल्यूज किस किस ग्रेड ऑफ कंक्रीट के रेंज में आती हैं। ये वो भी देखते हैं एक बार। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले जो हमने ऊपर स्टेटमेंट लिखी है सबसे पहले वहाँ वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिखा है वेयर सफिशिएंट टेस्ट रिजल्ट्स फॉर ए पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ कंक्रीट आर नॉट अवेलेबल, द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन गिवन बिलो मे बी assumed फॉर डिजाइन ऑफ मिस इन द फर्स्ट इंस्टेंस। मतलब कि जहाँ पर सफिशिएंट टेस्ट रिजल्ट्स जो पार्टिकुलर ग्रेड ऑफ कंक्रीट के होते हैं जहाँ वहाँ अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर हम स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यूज जो इस टेबल में दी है वह अज्यूम करके लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या वैल्यूज हैं। सबसे पहले हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट का हमें आता है M10 और M15। ठीक है, M10 और M15 की जो स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू होती है वो होती है 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड में देखते हैं सेकंड M20 और M25। इन दोनों की जो स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू होती है वो होती है 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद जो हमारा थर्ड है वो है M30 से लेके M60 तक। M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, इन इन सब की जो स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू होती है वो होती है 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको वो भी बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि देखिए यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डिवीजन लिखा है इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा के साथ। ठीक है, ये आप याद रखिए, ये न्यूमेरिकल में भी काफी बार आएगा। जो हम न्यूमेरिकल अभी जब ये सीरीज कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद करेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सीरीज हम सारे पीवाईक्यू जो आईएस कोड के हैं वो हम करेंगे, इंक्लूडिंग जो न्यूमेरिकल है वो भी हम करेंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिवीजन इसके यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि स्टैंडर्ड डिवीजन की बताइए यूनिट क्या होती है। स्टैंडर्ड डिवीजन की यूनिट होती है हमारी न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कैसे आया हुआ मैं आपको वो बताता हूँ। क्वेश्चन सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया हुआ है कि सपोज कीजिए M30 ग्रेड है, तो बताइए उसकी स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू कितनी होती है। तो उसका आंसर होगा 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, सेम वैसे ही ऐसे पूछा जाएगा कि M15 है, उसकी स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू बता दीजिए कितनी होती है। वो होती है 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फिर M20 या M25 है, उसकी स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू कितनी होती है। वो होती है 4 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे ही क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ भी चुका हुआ है। तो ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इस टेबल में भी अमेंडमेंट हुई हुई है। ये जो स्टैंडर्ड डिवीजन का टेबल है वो है बिफोर अमेंडमेंट और ये है हमारा आफ्टर अमेंडमेंट टेबल। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से M10 से लेके M15 तक 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। सेम यहाँ पर एज इट इज है, M10 से लेके M15 तक 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब अगला देखते हैं M20 से लेके M25 तक स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू है 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सेम यहाँ पर भी M20 से लेके M25 तक स्टैंडर्ड डिवीजन की जो वैल्यू है वो 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब जो अमेंडमेंट हुई है ना वो हमारे यहाँ पर हुई है थर्ड में। अब ये देखिए वो क्या है मैं आपको बताता हूँ कि जो पहले ग्रेड ऑफ कंक्रीट थे वो ये M30 से लेके M50 तक आते थे और उनकी स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू होती थी 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। लेकिन अब में M55 और M60 भी ऐड हो गया है। तो अब जो रेंज है वो है लेके पहले थी M30 से लेके M50 तक, लेकिन जो अब रेंज है वो है M30 से लेके M60 तक आफ्टर अमेंडमेंट। तो उसका अब वैल्यू का आंसर क्या होगा, उसमें स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू होगी 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर।
मतलब कि M55 और M60 ये दोनों ऐड हुए हैं इसमें, और M55 और M60 इनकी भी वैल्यू जो स्टैंडर्ड डिवीजन की होगी वो होगी 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप आपको ये टेबल अच्छे से समझ आया होगा। तो ये भी आपको पता चल गया होगा कि बिफोर अमेंडमेंट और आफ्टर अमेंडमेंट क्या चेंजेस हुए। सिर्फ जो M30 की रेंज पहले M50 थी वो अब M30 से लेके M60 हो गई है। ठीक है, और इनकी वैल्यू है 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है, इनमें से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आइए अब हम अगला टॉपिक देखते हैं आज का। वो है हमारा नेक्स्ट जो टेबल है, ये भी टेबल काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से कौन सा टॉपिक में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसमें से मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो ये टेबल है प्रपोर्शंस फॉर नॉमिनल मिक्स कंक्रीट का, क्लॉजेस 9.3 एंड 9.3.1। ठीक है, सबसे पहले हमको ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिए हुए हैं M5, M7.5, M10, M15, M20। अब मेरे को आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि M क्या स्टैंड करता है और 5 क्या स्टैंड करता है, ये मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में काफी अच्छे से बताया है और बार बार रिपीटली बताया है कि एम क्या स्टैंड करता है और 5 क्या स्टैंड करता है। ठीक है, आई होप आप सबको ऑलरेडी पता चल गया होगा। इसमें देखिए ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिए हैं, और अब ये लिखा है द टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्राई एग्रीगेट बाय मास पर 50 केजी ऑफ सीमेंट। अब इसमें से क्वेश्चन बनता है और ये आया भी हुआ है कि बताइए ये जो 1 बैग ऑफ सीमेंट होता है वो कितने केजी का होता है। वो होता है हमारा 50 केजी का। ठीक है, यहाँ से सिंपल एक क्वेश्चन बन गया, टू बी टेकन एज द सम ऑफ इंडिविजुअल मासेस ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट। मतलब कि जो टोटल क्वांटिटी है हमारी ड्राई एग्रीगेट की पर 50 केजी ऑफ सीमेंट जो पर बैग का होगा वो लिया जाएगा सम ऑफ जो हमारे इंडिविजुअल मास होंगे फाइन एग्रीगेट का और कोर्स एग्रीगेट का। ठीक है, अब इनका देखते हैं टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्राई एग्रीगेट कौन से ग्रेड की कितनी होती है। ठीक है, M5 की आ गई हमारी 800 केजी, M7.5 की आ गई हमारी 625 केजी, M10 की आ गई 480 केजी, M15 की आ गई हमारी 330 केजी, और M20 की आ गई 250 केजी। ठीक है, अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें से जो मोस्टली इम्पोर्टेंट है वो है ये क्वांटिटी ऑफ वाटर पर 50 केजी ऑफ सीमेंट। मतलब कि कितना मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए पर 50 केजी सीमेंट, मतलब कि पर बैग के लिए। अभी मैंने आपको बताया कि एक बैग का वेट होता है 50 केजी, तो इसमें ये लिखा है पर 50 केजी ऑफ सीमेंट मतलब एक बैग के लिए मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना होता है पर कौन से ग्रेड के लिए। ठीक है, सबसे पहले आ गया M5। M5 के लिए होता है 60, ये एल दिया है, लीटर दिया है यहाँ पर। ठीक है, 60 आ गया। और M7.5 के लिए कितना होता है 45, M10 के लिए कितना होता है 34, M15 के लिए कितना होता है 32, और M20 के लिए कितना होता है 30। तो ये मैं आपको बता दूं जो M15 है ये एग्जाम में पूछा गया था एक कि M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, इसमें मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना चाहिए पर 50 केजी ऑफ सीमेंट, ये था हमारा 32 लीटर। ठीक है, आई होप ये आपको पता चल गया होगा कि इस टेबल में क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें भी ऐसे ही पूछ सकते हैं कि जो M10 ग्रेड है इसमें टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्राई एग्रीगेट बाय मास पर 50 केजी सीमेंट के लिए कितना चाहिए होता है, वो होगा हमारा 480 केजी। ठीक है, लेकिन मोस्टली इसमें से इम्पोर्टेंट ये है क्वांटिटी ऑफ वाटर वाला, ये आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा बैचिंग। आइए पढ़ते हैं बैचिंग में। देखिए इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, एक तो डेफिनेशन बैचिंग क्या होता है, और एक इनकी ना कुछ एक्यूरेसी मेजरिंग इक्विपमेंट के लिए कुछ रेंजेस होती हैं वो आते ही आती हैं एग्जाम में। आइए देखते हैं सबसे पहला बैचिंग क्या होता है। बैचिंग द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट स्टैंडर्ड बैचिंग। देखिए अब हम कंक्रीट का मिक्सचर बनाते हैं ना, कंक्रीट सीमेंट फाइन एग्रीगेट्स कोर्स एग्रीगेट्स एड मिक्सचर वगैरह ये सब कुछ डाल के मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम कंक्रीट की। ठीक है, उसके लिए सपोज कीजिए हमने कंक्रीट की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो कंक्रीट बनाना है, कंक्रीट का मिक्सचर बनाना है, तो हमको इंग्रेडिएंट्स तो चाहिए ही चाहिए। सीमेंट हो गया हमारा, फाइन एग्रीगेट हो गया, कोर्स एग्रीगेट हो गया, एड मिक्सचर हो गया। तो उसको हम मेजर करेंगे कि इस क्वांटिटी में चाहिए, कि सपोज कंक्रीट बनाने मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमको इस क्वांटिटी में सीमेंट चाहिए, इस क्वांटिटी में हमको फाइन एग्रीगेट चाहिए, इस क्वांटिटी में हमको कोर्स एग्रीगेट चाहिए। वही जो उसको मेजर करके जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम कंक्रीट की उसको हम कहते हैं बैचिंग। ठीक है, तो ये लिखा है ना, द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट इज टर्म्ड एज बैचिंग। ठीक है, अब जिस इक्विपमेंट्स हम मेजर करते हैं उनकी कुछ एक्यूरेसी होती है, कुछ रेंजेस होती है, वो मैं आपको बताता हूँ, और इनमें से क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, द एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग इक्विपमेंट
shall be within ±2% of the quantity of cement being measured। जिससे सीमेंट मेजर होता है उसकी एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, ±2%। और विद इन ±3% ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द एग्रीगेट की, एडमिक्सचर्स की एंड वाटर बीइंग मेजर्ड। ठीक है, जिस इक्वल से एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, मेजरिंग पॉइंट वाटर, एग्रीगेट और एडमिक्सचर की ±3%। अब मैं आपको फाइनल कंक्लूजन बताता हूँ। एक तो आपको बैचिंग की डेफिनेशन पढ़नी है, कि मैंने आपको बताया कि जो प्रोसेस होता है, हम मेजरिंग करते हैं इंग्रेडिएंट्स जो हमको चाहिए होते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट के लिए, उसको हम बैचिंग करते हैं। और एक कि जो जिस इक्विपमेंट से हम मेजरिंग करते हैं उनकी एक्यूरेसी रेंज कितने कितने से कितने कितने के बीच में होती है। ठीक है, सबसे पहले सीमेंट की जो एक्यूरेसी होती है वो ±2 होती है, परसेंट होती है। फिर जो एग्रीगेट होते हैं हमारे उसकी ±3% होती है। अब एडमिक्सचर्स हमारे दो तरीके के होते हैं, एक है केमिकल एडमिक्सचर, एक है मिनरल एडमिक्सचर। मिनरल एडमिक्सचर की जो रेंज होती है वो ±2% होती है, और जो केमिकल एडमिक्सचर की रेंज होती है +3% होती है। एक पे क्वेश्चन एज इट इज आया हुआ है एक एग्जाम में, द एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग इक्विपमेंट शैल बी विद इन हाउ मच परसेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट एडमिक्सचर वाटर बीइंग मेजर्ड। तो उसका आंसर था तीनों का +3%। ठीक है, सेम एज इट इज आया हुआ है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना ही रखना है। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक आगे देखते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये भी आपको याद रखने ही रखने हैं। सबसे पहले, डोजेज ऑफ रिटार्डर्स, plasticizers and super plasticizers shall be restricted to 0.5%, 1% and 2% respectively by weight of cementitious materials। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये रिटार्डर्स, प्लास्टिसाइजर्स और सुपर प्लास्टिसाइजर्स, ये सब केमिकल एडमिक्सचर्स हैं। हम इसको आगे एक पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि रिटार्डर्स क्या होता है, प्लास्टिसाइजर क्या होता है, सुपर प्लास्टिसाइजर्स क्या होता है। ठीक है, अभी हम जो सिर्फ इम्पोर्टेंट हमारी कोडल प्रोविजंस हैं, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें सिर्फ, कि जो हम डोजेज ऑफ रिटार्डर जो यूज करते हैं। ठीक है, सीमेंट वगैरह में जो डालते हैं, रिटार्डर्स वगैरह जो यूज करते हैं, उसकी डोजेस कितने कितने तक रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए, कितना परसेंट होना चाहिए, वो हम यूज करते हैं 0.5%। सेम जो डोजेज ऑफ प्लास्टिसाइजर जो हम यूज करते हैं वो 1% होनी चाहिए, और सुपर प्लास्टिसाइजर हम जो यूज करते हैं उसकी डोजेज 2% होनी चाहिए। ये तीनों जो रेंजेस हैं जो मैंने आपको बताई, ये तीनों वैल्यूज है, ये एज पर IS 456/2000 है। इसका भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, एज इट इज ये तीनों एक ही क्वेश्चन में पूछे गए थे। फिल अप की फॉर्म में बताइए, डोजेज ऑफ रिटार्डर्स, plasticizers and super plasticizers shall be restricted to dash dash and dash respectively by weight of cementitious materials। की फिलअप आई थी, फिलअप सेम टू सेम ऐसी थी। इसका ऑप्शन थे 0.2, 0.3, 0.4, 0.51 एंड 2, तो इसका आंसर ये था 0.51 एंड 2। सेम स्टेटमेंट ये आई थी, सेम टू सेम। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर्म वर्क की। ठीक है, द फॉर्म वर्क shall be designed and constructed so as to remain sufficiently rigid during placing and compaction of concrete and shall be such as to prevent loss of slurry from the concrete। For further detail regarding design, detail extra reference may be made to IS 14-16-8 मतलब कि फॉर्म वर्क का जो IS कोड है हमारा ये रहा। IS कोड सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बन गया कि फॉर्म वर्क का बताइए IS कोड कौन सा है, वो है IS 14687। ठीक है, द tolerances on the shapes, lines and dimensions shown in the drawing shall be within the limits given below। अब ये फॉर्म वर्क की कुछ तो जो है वो टोलरेंसेस दी हैं, वो मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताता हूँ कि टोलरेंसेस क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको फॉर्म वर्क का बताता हूँ। फॉर्म वर्क जो सपोज कीजिए कि जो अगर हम वर्टिकल फॉर्म वर्क यूज करते हैं, मतलब कि कॉलम्स में जो हम वर्टिकल फॉर्म वर्क यूज करते हैं, उस केस में हम उसको कहते हैं शटरिंग। शटरिंग आपको पता ही है कि कंक्रीट हम मिक्सर उसमें डाल के अच्छे से जो कॉलम कॉलम जो वर्टिकल के लिए यूज होता है टर्म, जो उसको हम कहते हैं फॉर्म वर्क, उसको हम फॉर्म वर्क कहते हैं। ठीक है, वर्टिकल के केस में यूज होगा तो उसको हम शटरिंग कहते हैं। अगर वो हॉरिजॉन्टल मेंबर के लिए यूज होगा तो तब हम उसको उसको सेंटरिंग कहते हैं। ठीक है, अगर वर्टिकल मेंबर के लिए यूज होगा तो उसको हम शटरिंग कहेंगे। ठीक है, तो ये तीनों, सेंटरिंग हो गया, जो शटरिंग हो गया और स्टेजिंग हो गया, ये तीनों फॉर्म वर्क के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इनकी टॉलरेंसेस देखते हैं। सबसे पहले ये टॉलरेंस है डिविएशन फ्रॉम स्पेसिफाइड डायमेंशन ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉलम्स एंड बीम्स। ये होता है हमारा +12 से -6। ये JKSSB JEE 2022 में एक क्वेश्चन आया था कि फॉर्म वर्क की टॉलरेंस बताओ
स्टेटमेंट दी थी, डिविएशन फ्रॉम स्पेसिफाइड डायमेंशंस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉलम एंड बीम्स +12 -6 mm +20 -8 mm ऐसे आया था। तो इसका आंसर था +12 -6 mm। तो देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये आप मत सोचिएगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर आगे है डिविएशन फ्रॉम डायमेंशंस ऑफ फुटिंग्स। डायमेंशन प्लान ये फुटिंग के केस में अब +50 mm टू -12 mm। ठीक है। eccentricity 0.02 times the width of the footing in the direction of deviation but not more than 50 mm। 50 mm से more than नहीं होनी चाहिए। ठीक। और thickness ±0.05 times the specified thickness। तो ये आपको याद रखनी रखना है, जो ये वैल्यूज है वो आपको याद रखनी है। और जो ये डोजेज ऑफ रिटार्डर्स प्लास्टिसाइड्स एंड सुपर प्लास्टिसाइड्स मैंने आपको बताया, ये तो आपको अच्छे से याद रखना ही रखना है। एक फॉर्म वर्क में मैंने आपको बताया, एक तो फॉर्म वर्क का आईएस कोड, और जो फॉर्म वर्क की जो हमें जो टॉलरेंसेस मेंशन दी हुई हैं वो आपको करनी है याद। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आइए। तो ये रहा, आप देखिए टाइप्स ऑफ फॉर्मवर्क और मिनिमम पीरियड बिफोर स्ट्राइकिंग फॉर्मवर्क। मतलब स्ट्राइकिंग मतलब कि जो मिनिमम पीरियड है उसके बाद हम फॉर्मवर्क को निकाल सकते हैं। ठीक है। इस टॉपिक को हम एक नाम और भी सकते हैं कि ये बोल सकते हैं स्ट्रिपिंग टाइम। स्ट्रिपिंग टाइम कितना है इनका, वो भी हम बता बोल सकते हैं इसको। ठीक है। तो इनके इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आपको वो भी बताता हूँ आगे। ठीक है। पहले हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं, किस किस टॉपिक की क्या क्या वैल्यू है इसमें। ठीक है। सबसे पहला है हमारा वर्टिकल फॉर्मवर्क टू कॉलम्स वॉल्स बीम्स। देखिए मैंने आपको बोला ना, वर्टिकल फॉर्मवर्क जो हमने यूज किया इसको हम शटरिंग भी बोलते हैं। ठीक है। तो उसका मिनिमम पीरियड क्या होता है, मतलब कि 16 से 24 घंटे के बीच में हमने रखना है, उसके बाद हम फॉर्मवर्क को निकाल सकते हैं। ठीक है। लेकिन हमको 16 से लेकर 24 घंटे के बीच में रखना ही रखना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है। फिर अगला है सॉफ्ट फॉर्मवर्क टू स्लैब्स। अब जो स्लैब्स के जो नीचे हम फॉर्मवर्क यूज करते हैं, ठीक है, props to be refers immediately after horizontal formwork to slabs के नीचे जो हम फॉर्मवर्क यूज करते हैं उसको हमको मिनिमम 3 दिन के लिए रखना ही रखना है उस फॉर्मवर्क को, और 3 दिन के बाद हम निकाल सकते हैं उसको। ठीक है। फिर ऐसे ही है सॉफ्ट फॉर्मवर्क टू बीम्स। अब जो बीम्स के नीचे जो फॉर्मवर्क यूज होगा, ठीक है, उसको हम 7 दिन हमको रखना ही रखना है उन फॉर्मवर्क को, और 7 दिन के बाद हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक है। फिर प्रॉप्स टू स्लैब्स। अब देखिए स्लैब जिनकी स्पैनिंग अप टू 4.5 मीटर होगी उसको हम मिनिमम जो रख सकते हैं वो 7 दिन हमको रखना ही रखना है, और 7 दिन के बाद हम निकाल सकते हैं। स्पैनिंग अगर 4.5 मीटर से अबव होगी तो हम उस केस में 14 डेज के पीरियड तक हमको रखना ही रखना है, उसके बाद हम निकाल सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही प्रॉप्स टू बीम्स एंड आर्चेस है। अगर इनकी स्पैन अप टू 6 मीटर होगी तो हम 14 डेज तक हमको रखना ही रखना है मिनिमम पीरियड। ठीक है। और स्पैनिंग ओवर 6 मीटर होगी तो 21 डेज हमको रखना ही रखना है। अब मैं आपको इसका मैं सीधा एक कंक्लूजन बताता हूँ कि इसमें क्या है कि सपोज ये 3 डेज है, मतलब कि मिनिमम हमको 3 दिन तक फार्मर को रखना ही रखना है, उसके बाद हम इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। मतलब मिनिमम ये दिया हुआ है कि मिनिमम इतने दिन आपको रखना ही रखना है। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है। अब ये पॉइंट्स तो हम सारे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अब ये पॉइंट देखिए, सबसे पहले ये मैंने एक फिलअप भी छोड़ा हुआ है कि इसका आंसर मैंने लिखा नहीं हुआ है। ये सबसे पहले आप देखिए इसमें लिखा क्या है, एज पर IAS 456/2000। ये क्वेश्चन है, ये गुजरात PSC में ये क्वेश्चन आया था। मिनिमम पीरियड बिफोर स्ट्राइकिंग फॉर्मवर्क फॉर वर्टिकल सरफेस ऑफ द कॉलम। अब देखिए पूछा ना मिनिमम पीरियड कितना होता है बिफोर स्ट्राइकिंग फॉर्मवर्क फॉर वर्टिकल सरफेस ऑफ कॉलम्स। इसका आंसर क्या है देखिए, आपको बताता हूँ। ये देखिए मिनिमम वर्टिकल फॉर्मवर्क फॉर कॉलम्स के लिए क्या है, 16 to 24 आवर। ये क्वेश्चन SSC JEE में भी आया हुआ है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, सिंपल ही है। अब ऐसे क्वेश्चन आएगा कि एज पर IAS 456/2000 मिनिमम पीरियड बिफोर स्ट्राइकिंग फॉर्मवर्क फॉर सॉफिट। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा सॉफ्ट फॉर्म ऑफ टू स्लैब्स, उसका मिनिमम पीरियड कितना होगा, 3 डेज। ठीक है। ऐसे पूछा जाएगा कि एज प्राइस 452,000 मिनिमम पीरियड बिफोर स्ट्राइकिंग फार्मर फॉर सॉफ्ट फॉर्म ऑफ टू बीम्स, उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा 7 डेज। आई होप आपको ये पता चल गया होगा ये कैसे आता है। तो बाकी जो हम अच्छे से PYQ पढ़ेंगे और आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा इस टॉपिक के बारे में। ये आपको टेबल अच्छे से याद करना ही करना है। ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। द टोटल नंबर ऑफ टेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल्स। अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट एन asserted record for calculation of standard deviation shall not be lesser, मतलब
shall not be less than 30, मतलब कि जो हमको टोटल नंबर ऑफ टेस्ट सैंपल चाहिए फॉर एन एक्सेप्टेबल रिकॉर्ड चाहिए फॉर कैलकुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन, वो कम से कम 30 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेम स्टेटमेंट पेपर में आई हुई है, द टोटल नंबर ऑफ टेस्ट ऑफ सैंपल्स टू कंस्टिट्यूट एन एक्सेप्टेबल रिकॉर्ड फॉर कैलकुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन शैल नॉट बी लेस देन ऑप्शन दे 30 40 50 60, इसका आंसर था 30। ये सेम स्टेटमेंट आपको एज इट इज याद करनी है। ठीक है, अब फॉर्म शैल नॉट बी रिलीज अंटिल द कंक्रीट हैज अचीव स्ट्रेंथ ऑफ फॉर्म, मतलब फॉर्म वर्क। ठीक है, अब स्ट्रेंथ ऑफ एट लीस्ट ट्वाइस द स्ट्रेस टू विच द कंक्रीट में बी एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क, मतलब कि फॉर्म तब तक नहीं रिलीज करने जब तक कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ अचीव नहीं कर देता, कितने गुना, ट्वाइस द स्ट्रेस टू विच द कंक्रीट में बी सब्जेक्टेड एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क। ये क्वेश्चन भी एज इट इज आप पीवाईक्यू जब करेंगे ना तो देखेंगे ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, एज इट इज स्टेटमेंट थी, ये फिलअप के फॉर्म में आया था। ये बताइए, फॉर्म शैल नॉट बी रिलीज until the concrete has achieved a strength of at least dash, फिलअप थी, the stress to which the concrete may be subjected at the time of removal of former, तो उसका आंसर था twice। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से पता चल गया होगा। ठीक है, जो मैंने स्टेटमेंट यहाँ लिखी है ना एज इट इज आपको रिमेंबर रखनी है, ये सारी ही इंपॉर्टेंट है। अब अगला पॉइंट है रीइंफोर्समेंट, जो हमारा रीइंफोर्समेंट होता है उसको हम बेंड करते हैं, शैल बी बेंड और फिक्स करते हैं इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन, जो हमारा आईएस कोड 2502 है उसके हिसाब से हम इसको रीइंफोर्समेंट शैल बेंड किया जाता है और फिक्स किया जाता है। कौन से कोड के हिसाब से? आईएस 2502। अब ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि बताइए जो रीइंफोर्समेंट को हम बेंड करते हैं फिक्स करते हैं कौन से आईएस कोड के प्रोसीजर के जो स्पेसिफाइड है, किस आईएस कोड के प्रोसीजर, किस आईएस कोड के प्रोविजन में स्पेसिफाइड है, वो आईएस 2502। ऐसे आएगा, reinforcement shall be bent and fixed in accordance with procedure specified in, कौन से किसमें स्पेसिफाइड है? वो है आई एस 2502। ठीक है, ये पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये टेबल आपको जो पिछला है ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब जो लास्ट पॉइंट है, द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट है टू बी यूज इन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट IS 456/2000 इज M20। अब आप याद कीजिए, मैंने आपको एक टेबल बताया था पिछले ही लेक्चर में प्लेन कंक्रीट और रीइंफोर्स्ड कंक्रीट का। प्लेन कंक्रीट में सबसे पहली कंडीशन, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट में सबसे पहली कंडीशन थी माइल्ड की। अब माइल्ड का मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या था? सबसे पहला वो था M20। तो यही लिखा है कि द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट टू बी यूज इन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, मतलब कि जो रीइंफोर्स्ड कंक्रीट में जो मिनिमम ग्रेड होता है वो कितना होता है एज पर IS 456/2000। अब उधर क्या था? उधर M20 था, तो इसका आंसर है M20। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब सेम ऐसा भी पूछ सकते हैं, द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट टू बी यूज प्लेन कंक्रीट के लिए भी पूछ सकते हैं। तब वहां पर माइल्ड के लिए स्पेसिफाइड नहीं था, मॉडरेट के लिए स्पेसिफाइड था, तब उसका आंसर क्या था? तब उसका आंसर था M15। M15, ठीक है, क्योंकि माइल्ड के लिए स्पेसिफाइड नहीं था, मॉडरेट के लिए स्पेसिफाइड था M15, तब उसका आंसर होता M15। ठीक है, आई होप कि जो आज के जो लेक्चर है जिसमें मैंने पेज 21 22 23 24 25 कवर किए वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। देखिए, ये एक सारा एक तरीके का पूरा डाटा ही है, ये आपको डाटा सबको अच्छे से रिमेम्बर करना ही करना है। देखिए, हर एक टेबल में पूरा डाटा है, ये आपको सारी वैल्यूज रिमेम्बर होनी चाहिए। ठीक है, आइए इस कोड में जो जितना भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको अभी तक सारे अच्छे से कवर कराता जा रहा हूँ, और बेशक आप पीवाईक्यू भी चेक कर लीजिए। जब जहाँ तक अभी तक मैंने आज तक जो जो भी टॉपिक कराए ना उन सब के अभी आप एक बार पीवाईक्यू भी चेक कर लीजिए। जो जो मैंने पढ़ाया है वो किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आया हुआ है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर भी अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो अब हम कल फिर से आएंगे, फिर से एक नए लेक्चर के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। सो थैंक यू वेरी मच, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।